नमस्कार। करंट अफेयर का जो पूरा का पूरा आप लोगों का सीरीज चल रहा है, खासकर आईआर का, उसी सीरीज की यह वीडियो अगली कड़ी है। इससे पहले का जिसे भी देखना वो जरूर देखें, वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर, पूरा फ्री है। चलिए देखते हैं। पूरे एक साल, जैसे कि यह सीरीज का नाम ही हम लोगों का है, मई से मई, मई टू मई, सेक्शन वाइज कर रहे हैं। समीर सर हमारे अलग सेक्शन को कर रहे हैं डील, हम अलग कर रहे हैं। कुछ और टीचर्स जो हैं हमारे इंस्टीट्यूट के, वो कुछ अलग डील कर रहे हैं। जरूर देखिए, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, जरा देखते हैं यह क्वेश्चन क्या है। और प्रयास यही है कि यह क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूरे अच्छी तरीके से आए। पहला है, कंसीडर कर रहा है आप लोग को एक स्टेटमेंट पर, खासकर स्टेपल्ड वीजा के बारे में है। ठीक है, ये बहुत सारा न्यूज में रहा, जरा देखते हैं। स्टेपल वीजा इज एन अनस्टैम्प्ड piece of paper that is attached by a pin or stapled to a page of the passport। मतलब स्टेपल वीजा कागज का एक बिना मोहर लगा हुआ टुकड़ा होता है जो पासपोर्ट के एक पृष्ठ पर पिन से या स्टेपल के द्वारा जुड़ा रहता है। ये लाइन बिल्कुल सही है, यहां पर आप ध्यान रखें। ये पहला वाला बहुत सही है, पासपोर्ट के साथ स्टेपल कर देना एक पेपर को जिसपे स्टाम्प न लगा। दूसरा, like a regular visa, stapled visa cannot be thrown off or detached at a will। मतलब नियमित वीजा की तरह स्टेपल वीजा को इच्छा अनुसार फाड़ कर या अलग नहीं किया जा सकता। नियमित वीजा को आप कर सकते हैं, नियमित वीजा की तरह स्टेपल वीजा को इच्छा अनुसार आप ना उसको फाड़ सकते हैं ना अलग कर सकते हैं। ये गलत है, ये लाइन बिल्कुल गलत है, कर सकते हैं ये। ठीक है, तीसरे पर आते हैं। The Chinese government reportedly issued the stapled visa to the Indian citizen from अरुणाचल प्रदेश। चीन की सरकार ने कथित तौर पर अरुणाचल प्रदेश के भारतीय नागरिकों को स्टेपल वीजा जारी कर रही है। आपको पता होगा कि चीन जो है वो लगातार अलग तरीके का एक वीजा अरुणाचल प्रदेश के लोगों को देता है। उसका मानना है कि वो भारत का अंग ही नहीं है। लीजिए, है ना। तो इसमें तो याद रखेंगे, बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, अलग किया जा सकता है, इसको आप जान लीजिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जरा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस country acts violate the sovereignty right of the country while in the EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब यहां पर प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार किस मामले में एक्स जो है वह संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन करता है वाई देश का। किस क्षेत्र में? ईईजेड में। मतलब एक्स कर रहा है वाई के क्षेत्र में। एक्स को मान लो चाइना और वाई को मान लो फिलीपींस। अब देखो क्या है। पहला, कंट्री एक्स यानी चाइना इंटरफेयरिंग विद द कंट्री वाई यानी कि फिलीपींस, वाइज फिशिंग एंड पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन। मतलब देश एक्स जो है वाई की मछली पकड़ने और पेट्रोलियम अन्वेषण में हस्तक्षेप करता है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये करता है। क्योंकि यदि वाई का एक्सक्लूसिव जोन है तो उसको पूरा राइट है कि वो वहां पर मछली और पेट्रोलियम अन्वेषण करे, वहां पर एक्सप्लोरेशन करे। यदि एक्स कंट्री उसको रोकता है तो ये गलत बात है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, देश एक्स यानी चाइना क्षेत्र में कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर रहा है, यानी आर्टिफिशियल आइलैंड का निर्माण कर रहा है। वाई का एक्सक्लूसिव जोन में एक्स कैसे कर सकता है आर्टिफिशियल आइलैंड का इस्तेमाल बना सकता है? ये गलत है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी सही है, यानी वो वायलेट कर रहा है, एक्स वायलेट कर रहा है सोवरेनिटी यानी संप्रभुता वाई की। ठीक है, ये भी गलत है। दूसरा, तीसरा, द कंट्री एक्ट्स फेलिंग टू स्टॉप द फिशरमैन फ्रॉम द फिशिंग इन द जोन, यानी देश एक्स अपने मछुआरों को इस क्षेत्र में मछली पकड़ने से रोकने में विफल रहा है। यहां पर आप इस बात को ध्यान रखिए, ये भी सही है, तीसरा भी सही है। यदि देखिए, आप किसी देश के इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मछली पकड़ सकते हैं, लेकिन विदाउट उसके परमिशन नहीं पकड़ सकते हैं। यदि उसने आपको परमिशन दे दिया कि इस शिप को आप लेके जाइए और पेट्रोल क्या कहता है आप वहां पर मछली पकड़ सकते हैं, तब तो ठीक है, तब तो सही है। लेकिन यहां पर प्रश्न यह है कि वो फेल रहा, मतलब अगला ने आपको रोका लेकिन आप फेल है, आपकी मछली पकड़ने वाले जहाज बार बार जा रहे हैं, तो ये अगले की यानी वाई की संप्रभुता का हनन है।
जैसा कि मैंने पहले भी क्लास में कहा है, जान लीजिए, बेस लाइन से लेकर के 200 नॉटिकल मिल्स तक ये होता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बेस लाइन वह एक इमेजिनरी लाइन है जो पूरे देश को जोड़ने के लिए बनाया जाता है। मानो एक तट बाहर है, एक अंदर है, तो एक इमेजिनरी लाइन जो सबको जोड़ दे, और उसको जोड़ने के अंदर जो पानी अंदर रह जाता है उसको इंटरनल वाटर कहते हैं। इस बेस लाइन से 12 तक 12 नॉटिकल माइल्स तक इसको बोला जाता है टेरिटोरियल सी। यहां पर उसको 100% अधिकार है, ये उसी की टेरिटोरी है, यहां पर यदि कुछ भी घुसेगा तो उसका राज माना जाएगा, यानी कि पर्टिकुलर देश का, जान लीजिए। बेस लाइन से लेकर के 24 नॉटिकल मिल्स यह कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस जोन, और यहां से लेकर के यहां तक यानी 200 नॉटिकल माइल्स, बेस लाइन से लेकर के 200 नॉटिकल माइल्स तक, यही है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहां पर उसका पूरा अधिकार है, जिस भी देश के अंतर्गत में ये आता है उसको पूरा अधिकार है कि वह उस देश का उस क्षेत्र में पेट्रोलियम कर सकता है, फिशिंग कर सकता है, उसको आप रोक नहीं सकते। ठीक है, और आपको यदि कुछ करना है तो विदाउट मेरा परमिशन आप नहीं कर सकते, इस बात को भी ध्यान रखें। आप आ सकते हैं इस जोन में अलाउ करने के बाद, अलाउ से पहले नहीं आ सकते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। एक स्पंज सिटी करके एक इनिशिएटिव है, जरा ध्यान देखेंगे, उसी के बारे में यह कहा गया है। एक स्पंज सिटी करके एक पहल है, ये किसकी है जरा देखा जाए। इट इज द इनिशिएटिव ऑफ चाइना दैट इज एम्ड एट रिड्यूसिंग अर्बन फ्लड रिस्क। यह चीन की एक पहल है जिसका उद्देश्य है शहरी बाढ़ के खतरों को कम करना। बिल्कुल सही बात, बाढ़ जो है उसको कम करना। दूसरा, इट फोकस ऑन नेचर बेस्ड सॉल्यूशन टू द बेटर डिस्ट्रीब्यूट वाटर एंड इंप्रूव ड्रेनेज एंड स्टोरेज। मतलब यह पानी के बेहतर वितरण, जल निकासी और भंडारण में सुधार के लिए प्रकृति आधारित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा ये, इट मेक्स बेटर यूज ऑफ रेन वाटर थ्रू आर्किटेक्चुरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कामों के द्वारा, यानी यह वास्तुशिल्प और बुनियादी ढांचे में बदलाव के माध्यम से वर्षा जल को बेहतर उपयोग कराता है। बिल्कुल सही है, ये तीनों ही बातें सही है कि जो स्पंज सिटी के बारे में कही गई है, चाइना के बारे में। ध्यान से रुक करके थोड़ा देर ध्यान से इसको पढ़ते हुए आप कर सकते हैं। ये 2015 में आया था स्पंज सिटी का जो इनिशिएटिव है चाइना का, ध्यान में रखिएगा। 2015 में चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था, फ्लड रिस्क को कम करने के लिए सिटीज में खासकर ये लाया गया था, है ना। और आपको पता ही है कि चाइना में आए दिन जो होता है, बहुत सारे कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सूखा जाता है, तो इस कारण से इसको लाया गया था। ठीक है, यहाँ पर जो भी चीजें हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन करने की बात की गई, जैसा मैंने आपसे कहा स्पंज सिटी में नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की बात की गई थी। आप यहाँ पर कुछ देर रुक करके इसको पॉज करके, यदि आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप इसको जरूर लिखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अच्छा, ये सॉल्यूशन में क्या क्या देखिए, दो सॉल्यूशन इंक्लूड द यूज ऑफ द प्रीएम्बल, जैसे कहा जाए कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कैनाल्स, पॉन्ड एंड ऑल्सो रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड। इसमें सब पर भी ध्यान दिया गया, जरा देखा जाए। आगे है कच्चा तीवु डिस्प्यूट जो है वो किस देशों के बीच में है। ठीक है, और 1974 तक कच्चा तीवु जो डिस्प्यूट था, एक विवादास्पद क्षेत्र था, किससे किसके बीच। तो इसमें उत्तर होगा आपका, याद रखेंगे, ये बिल्कुल ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये बेसिकली श्रीलंका और भारत के बीच में एक डिस्प्यूट है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, कच्चा तीवु, इस पर मैंने कभी वीडियो बना रखा है, तो आप इसको जरूर यहाँ पर जा करके आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। कच्चा तीवु पर मैंने जो वीडियो बनाया है वो आपके लिए बहुत जरूरी पड़ सकता है। आगे चलिए, यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, कच्चा तीवु जो है बेसिकली वह एक तरह से कहा जाए तो रामेश्वरम से, यहां से रामेश्वरम से इसकी दूरी लगभग 33 किलोमीटर है। ठीक, और ये द्वीप है। इस द्वीप पर श्रीलंका और भारत दोनों अपना दावा प्रस्तुत करते थे, लेकिन एट लास्ट 1974 इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे दे दिया श्रीलंका। ठीक है, इस बात को आप समझेंगे। उसी के बाद से लगातार ये डिस्प्यूट बना हुआ, और कर्नाटक और जो अपोनेंट पार्टी है अभी हाल में, कर्नाटक ने तो तमिलनाडु ने तो शुरू से इसका विरोध किया है। तमिलनाडु लगातार इस बात को कहता आ रहा है कि कच्चा तीवु हमारा पार्ट है, और इलीगल तरीके से कच्चा तीवु को दे दिया गया है किसको,
श्रीलंका को। और अभी तो मोदी जी ने भी कह दिया कि ये तरीका गलत था। क्यों गलत था, अभी मैं आता हूं पहले बात पर, पहले देख लेते हैं कच्चातीबू के बारे में। माना जाता है कि 17वीं शताब्दी में कच्चातीबू पर एक रामनंद जो डायनेस्टी थी उसका शासन था, जो बेसिकली मदुरई की एक राजवंश था, वहां से संबंधित था। ठीक है, यानी ये भारत के अंतर्गत में था। आगे चल करके याद रखेंगे, ब्रिटिश रूल जब स्टेब्लिश हुआ भारत में, तो यह मद्रास प्रेसिडेंसी, जो 3 प्रेसिडेंसियां थी भारत में, उसमें यह आ गया। लेकिन एट लास्ट दोनों के बीच बहुत विवाद होते होते एट लास्ट श्रीलंका को हैंडओवर कर दिया गया 1974 में सरकार के द्वारा। अब यहीं पर प्रॉब्लम क्या है, समझिए विवाद का विषय क्या है। एक तो तमिलनाडु और भारत के अन्य लोगों का सेंटिमेंट वहां पर लगा रहना, क्योंकि वो शुरू से उस आइलैंड का यूज करते थे हमारे यहाँ के मछुआरे अपने जालों को सुखाने के लिए। वहां पर मछली पकड़ने आते थे, उस आइलैंड का उपयोग करते थे जाल, अपने जो नेट वगैरह होता है उसको सुखाने के लिए। लेकिन अब उनको दे दिया गया है, तो कई बार उनको समझ में आता नहीं है। वो आज भी समझते हैं कि वो हमारे देश का हिस्सा है। वहां जाते हैं, पता लगता है श्रीलंका की सेना उसे पकड़ ली, आतंकवादी घोषित कर दिया गया। तो विवाद का विषय बना हुआ है। यहां पर आपको जानने की बहुत अच्छी बात यह होगी कि प्रश्न ये उठता है कि क्या किसी देश को, कि सरकार कोई अधिकार है, मैं भारत के बारे में बात कर रहा हूं, क्या भारत सरकार कोई अधिकार था कि वो किसी देश को कोई लैंड दे दे? देखिए यहां पर ध्यान क्या रखना है आपको, बेरूबारी का जो केस आया था 1960, यहां पर जो केस था उसमें एक बात साफ कहा गया है कि आप अपने देश की जो जितने भी स्टेट्स है, मान लेते हैं बिहार हो, झारखंड हो, उसको आप उसका नाम में भी चेंज कर सकते हैं आप सिंपली तरीके से। आप क्या कहता है, कोई देश का पार्ट, कोई अलग जगह का पार्ट भारत में शामिल हो सकता है, ये भी ठीक है। तो इन सब के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। कोई पार्ट भारत में आ गया या भारत का ही कोई पार्ट को आपने डिवाइड कर दिया, नाम में चेंज कर लिया, इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होगी, इसके लिए वर्ड यूज नहीं किया जाता। लेकिन बेरूबारी में इस बात को बाकायदा कहा कि यदि भारत का कोई लैंड आप किसी को देते हैं तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, यानी पार्लियामेंट से पास होगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा और आर्टिकल 368 का यूज होगा, अनुच्छेद। यही एक प्रॉब्लम, इसलिए मोदी ने अभी कहा था, मोदी जी ने, कि ये इलीगल है और भारत ने दे दिया है, हम ले सकते हैं। श्रीलंका ने भी बहुत कुछ कहा, सच्चाई है, ये तरीका है ही नहीं। जब तक संविधान संशोधन नहीं होगा तब तक आप दे नहीं सकते। ठीक है, तो बाकायदा ये केस बहुत बार उछला है, कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी आया है, जरूर देखें इस चीज को। आगे अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आसियान संबंधित, कि आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, जिसको बोला जाता है AITIGA। ठीक है, तो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड एग्रीमेंट, इसका पूरा शॉर्ट नेम है AITIGA, इज अ फ्री ट्रेड पैक्ट among the 10 member state of the Association of the Southeast Asian Nation, ASEAN और इंडिया। मतलब सिंपल सी बात है, यदि मैं आपसे कहूं AITIGA, यह भारत और आसियान माल व्यापार का समझौता है, जिसमें एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ 10 आसियान के देश हैं। मुक्त व्यापार के लिए समझौता किया गया था, है ना, समझिएगा बात को। तो ये बिल्कुल सही है, पहला लाइन। दूसरा लाइन पाइए, अंडर दिस पैक्ट the two trading partners set timeline for the elimination duties on the maximum number of the goods trade between the two regions। यानी समझौते के तहत दोनों व्यापारिक साझेदार यानी भारत और आसियान के 10 देश अधिकतम संख्या पर शुल्क समाप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित करते हैं। दोनों क्षेत्रों के बीच माल और व्यापार होता है। ये थोड़ा सा ये ट्रांसलेशन में ये है, यहां पर बात सिंपल है कि इस पैक्ट के अंतर्गत जो दोनों पार्टनर है उन्होंने एक टाइमलाइन, एक समय सीमा तय की है कि ताकि जितनी कौन कौन सी वस्तुओं पर कितनी सारी जो शुल्कें लगी हैं उसको एलिमिनेट किया सके, मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स को एलिमिनेट करने की बात की गई है। वाजिब बात है, जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, होता क्या है इसमें कि दो देशों के बीच या दो संगठनों के बीच या एक संगठन और एक देश के बीच में यदि हो तो बेसिकली होता क्या है कि आप बहुत सारे गुड्स क्या करते हैं, सीमा शुल्क खत्म कर देते हैं, अगला भी खत्म कर देता है। लेकिन याद रखें, बहुत बार ये होता है कि 100% नहीं होता कि यहाँ के गुड्स का 100% आपने यदि इस मान लो कि मैं आपको चीज दिखा रहा हूं, इसे मान लेते हैं, यहां से मान लेते हैं, एक मिनट जरा ध्यान से समझेंगे।
मान लेते हैं कि एक गुड्स यहां से यहां पहुंचा, मान लेते हैं ये इंडिया है और ये आसियान है, तो यहां से यहां पर बचा 100% जो गुड जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि भारत 100% आसियान 100% गुड्स को टैक्स फ्री कर देगा, मतलब सीमा शुल्क नहीं लगाएगा। हो सकता है 60% 70% पर करे, 30% गुड्स पर हम टैक्स लगाएंगे। वैसे भारत भी कर सकता है कि 70% फ्री और 30% पर हम टैक्स लगाएंगे। तो जितने पर टैक्स लगाया जाएगा उसको निगेटिव लिस्ट कहा जाता है। जो दो देशों के बीच फ्री ट्रेड में जितना कम निगेटिव लिस्ट हो वो अच्छा फ्री ट्रेड जोन माना जाता है, ठीक है, यानी असहमति कम है। इससे समझ में आता है आपको। चलिए, तो ये दूसरा वाला भी सही है। तीसरा पाइए, अ रिव्यू ऑफ द AITIGA इज हेल्ड एनुअली एट आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर मीटिंग टू मेक ट्रेड फैसिलिटेटिव एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल। मतलब व्यापार करने के लिए हर साल आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक में जो AITIGA की समीक्षा की जाती है, सुविधाजनक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद है। यह बिल्कुल गलत है कि प्रत्येक साल ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि प्रत्येक साल जो मिनिस्ट्रियल बैठक होती है वहां पर इसकी चर्चा होती है, ऐसा नहीं है। तीसरा गलत है, बाकी ऊपर के दो बिल्कुल सही है। यहां पर आप ध्यान रखेंगे एक बात यह है कि ऐसा जो समझौता हुआ था, एग्रीमेंट जो ये आया था, यहां पर आप ध्यान रखेंगे ये 2009 में आया था। एक रोड मैप तैयार करने के लिए लाया गया था कि हम लोग इसके द्वारा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सके। बोला यह गया है कि गोल यह रखा गया इसमें कि 2025 तक हम एक जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर हम फ्री ट्रेड कर सकते हैं। इसमें बाकायदा यह कहा गया है 2025 तक, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन जो है जरा ध्यान रखेंगे वह है, सॉरी, हाँ, अगला क्वेश्चन पर आइए। फ्रांस और भारत के संयुक्त अभ्यास में निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडो फ्रांस ज्वाइंट एक्सरसाइज। गरुड़ क्या आर्मी एक्सरसाइज है? वरुण क्या नेवल एक्सरसाइज है? शक्ति क्या एयर एक्सरसाइज है, यानी भारत और फ्रांस के बीच में एयर एक्सरसाइज यानी हवाई वायुयाम एक्सरसाइज है? तो उत्तर देख लीजिए, वरुण जो है वो नेवी से ही है, गरुड़ एयरफोर्स से है और शक्ति आर्मी से है। और ये तीनों एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच होता है, ध्यान में रखेंगे। आगे क्वेश्चन पर आते हैं। रॉटरडम कन्वेंशन ऑफन सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। रॉटरडम कन्वेंशन किससे संबंधित है? जो हाल में समाचारों में खूब आया, ठीक है, इसको जरा देखा जाए। पहला है आपका ऑप्शन में बाल्टिक मिसाइल, सॉरी, बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार को रोकथाम, यानी कि एक प्रिवेंशन ऑफ द प्रोलिफरेशन ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल, ये बिल्कुल गलत है। आगे, प्रमोट द शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द स्टेट पार्टीज इन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ दिस सर्टन हैजार्डस केमिकल, यानी कुछ खतरनाक रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राज्य दलों के बीच में साझेदारी को बढ़ावा देना। मतलब सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि दो देशों के बीच एक कन्वेंशन है कि जो हैजार्डस केमिकल्स है उसके व्यापार को रोकने के लिए, एक लगाम कसने के लिए ये आया था रॉटरडम कन्वेंशन। ये बिल्कुल सही है। हैजार्डस केमिकल के जो व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको रोकने के लिए लाया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इसको ध्यान में आप रखेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, वह यह है कि बेसिकली जब ये कन्वेंशन जब अडॉप्ट हुआ था, बना था, तो 1998 में बना था। ये फोर्स में कब आया है? 2004 में ये लीगली बाइंडिंग एक तरह से फोर्स में आ गया। और ये बात ध्यान में रखेंगे कि ये लीगली बाइंडिंग है पार्टीज के लिए, यानी यह बाध्यकारी है। इस बात को आप जान लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोटोकॉल टू एलिमिनेट द इलिसिट ट्रेड इन द टोबैको प्रोडक्शन। तंबाकू उत्पाद के अवैध व्यापार को खत्म करने के लिए प्रोटोकॉल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट, द प्रोटोकॉल टू एलिमिनेट इलिसिट ट्रेड इन द टोबैको प्रोडक्ट्स comes under the World Health Organization framework। कहता है वर्ल्ड हेल्थ फ्रेमवर्क के अंतर्गत कन्वेंशन ऑन दी टोबैको कंट्रोल के अंतर्गत में आता है। मतलब तंबाकू उत्पाद में अवैध व्यापार को खत्म करने का प्रोटोकॉल जो है वो विश्व स्वास्थ्य
के अंतर्गत या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? तंबाकू नियंत्रण पर संगठन का फ्रेमवर्क कन्वेंशन। ये जो तंबाकू नियंत्रण पर जो संगठन का जो फ्रेमवर्क है वो किसके अंडर में आता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत में आता है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क उसके अंतर्गत में आता है। कौन आता है? द फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द टोबैको कंट्रोल। ये बिल्कुल सही है। दूसरा, द प्रोटोकॉल प्रोवाइड द मेजर्स टू एलिमिनेट illicit trade, which includes establishing an international track and trace system and securing supply chain। बिल्कुल सही बात है। दूसरा भी सही है। इसमें बाकायदा कहा गया है कि प्रोटोकॉल अवैध व्यापार को खत्म करने के उपाय प्रदान करता है टोबैको का। दूसरा, जिसमें एक स्थापित करना शामिल है कि जिसमें क्या क्या चीज करना है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको ट्रैक करना है, ट्रेस प्रणाली विकसित करना है, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना है। ये सब भी इसमें आता है। बिल्कुल सही बात। तीसरा आइए, इंडिया हैज रेटिफाइड द प्रोटोकॉल टू एलिमिनेट द इलिसिट ट्रेड इन द टोबैको प्रोडक्ट्स। बिल्कुल सही बात है। भारत ने भी इसको एक तरह से रेटिफाई कर दिया, पुष्टि कर दिया है इस प्रोटोकॉल को। ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट तो यह है, इसको ध्यान रखेंगे कि जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि द फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द टोबैको कंट्रोल, ये बेसिकली WHO का है। दूसरा पॉइंट, इसमें वही सब करना है, ट्रैकिंग करना है, और जो इलीगल ट्रेड हो रहा है अवैध, ट्रेस करना है, आपूर्ति श्रृंखला कहां से आ रही है उसको मॉनिटर करना है, और भारत ने इसको रेटिफाई कर दिया। तीनों सही है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द सस्टेनेबल गोल ऑफ द SDG। ये SDG को, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो चल रहा है आपका 2015 से 2030 के बीच, उसमें क्या ये कहा गया है कि पॉवर्टी को खत्म कर देना, नो पॉवर्टी, गरीबी, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड द प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, ये कहा गया है। तीसरा, जीरो हंगर, ऐसी बातें कही गई है। ठीक है। अगला पॉइंट, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ, यानी अच्छा काम और आर्थिक विकास, ये। और लास्ट वाला है जीरो इनइक्वालिटी, यानी कि इनइक्वालिटी को, यानी कि कहा जाए असमानता को एकदम समाप्त कर देना है। क्या यह सही है? तो यहां पर याद रखेंगे, नो पॉवर्टी बिल्कुल है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन इन प्रोडक्शन ये भी है, जीरो हंगर करना है ये भी है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ भी है, लेकिन ये पांचवा नहीं है, शून्य, असमानता को शून्य करना, ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में नहीं आता है। इसको आप जान लीजिएगा। ठीक है। इसमें संबंधित यदि मैं आपसे कुछ कहूं बात, तो आप इसमें देख सकते हैं। इसको देखिए, देखिए, एक मिनट, हाँ, देखिए, पहला जो है वो नो पॉवर्टी है, इसको ध्यान में रखेंगे। 17 का 17 गोल है, इसमें 17 गोल्स है। ठीक है, जरूर याद करें। दूसरा, जीरो हंगर है, बिल्कुल सही है। तीसरा, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा है जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी। पांचवा क्या है? जेंडर इक्वालिटी, वहां पर नहीं था ये। क्लीन एंड वाटर सैनिटेशन छठे में आता है, ध्यान रखेंगे। सातवें में एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करता है। आठवां में है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ। नौवें में है इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां में है रिड्यूस इनइक्वालिटी, जीरो नहीं करना है, 10वां में क्या है? रिड्यूस करना है। 11वां में सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज। 12वां में रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ये 12वें में है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, याद रखेंगे जो भी पढ़े। 13वें में है क्लाइमेट चेंज। चौथे में है लाइफ बिफोर द वाटर, लाइफ बिलो द वाटर। 15वें में है लाइफ ऑन लैंड। छठे में पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। और 7वें में है पार्टनरशिप फॉर द गोल, सब मिलकर के साथ में काम करें। यह है सस्टेनेबल गोल की 17 बातें। तो ध्यान में रखेंगे इसको, जब भी पढ़ रहे हो तो सामने में यह होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांगडुंग सम्मेलन हुआ था एक 1955 में, यह किससे संबंधित है, या इसने क्या लाया सामने में,
किसके लिए इसने मार्ग को प्रशस्त किया, वे फॉरवर्ड किया, इस सम्मेलन ने किस एक संगठन को बना दिया? तो इसका आंसर सही होगा नैम। नैम जो 1961 में आया था, जिसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में था। बेलग्रेड उस समय यूगोस्लाविया में पड़ता था। आज के तारीख में यूगोस्लाविया करके कोई देश नहीं है, कई देशों में वो टूट गया यूगोस्लाविया। जरूर कमेंट बॉक्स में कहिएगा यूगोस्लाविया से कुल मिलाकर के कितने देश टूटे हैं, नए बने हैं, ठीक है। और बेलग्रेड बेकायदा सर्बिया की राजधानी है आज के तारीख में, यूगोस्लाविया टूट के बना। तो नैम का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, यूगोस्लाविया 1961 में। नैम का मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। आपको पता होगा कोल्ड वॉर के पीरियड में दो गुट में दुनिया बढ़ चुकी थी, एक साइड अमेरिका और उसका ब्लॉक, एक साइड सोवियत संघ यानी रसिया और उसका ब्लॉक। तो कुछ लोगों ने कहा कि ना हम इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, हम एक न्यूट्रल रहेंगे, और इसलिए उन्होंने ये बनाया। जितने भी न्यूट्रल लोग थे, कंट्रीज थे, वो नैम बनाए, वो इसमें रहे, न वो अमेरिका की तरफ गए न ये। और ये निकला किससे है? बांगडुंग सम्मेलन से, जो 1955 में हुआ था। इस सम्मेलन का एक बहुत बड़ा बात क्या, बांगडुंग इंडोनेशिया में पड़ता है, जान लीजिएगा, इंडोनेशिया में पड़ता है। और इसमें एशिया के बहुत सारे देश और अफ्रीका के बहुत सारे देश, जो नए नए देश पैदा हुए थे, वो सभी शामिल हुए, और एट लास्ट उन्होंने क्रिएट कर दिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो इस संगठन ने, इस जो सम्मेलन है, इसका बहुत बड़ा रोल है इसमें। आगे देखिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतरराष्ट्रीय कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी AIEA से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला, AIEA was established as an autonomous organization under the UN। क्या AIEA की स्थापना संयुक्त राष्ट्र कानून के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई है? बिल्कुल गलत। इसकी स्थापना UN के अंतर्गत में नहीं हुई है, पहला पॉइंट जान लीजिए। दूसरा, it inhibited the complete use of the nuclear technology and the nuclear energy। मतलब यह परमाणु प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा के पूर्ण उपयोग को रोकता है। बिल्कुल गलत। ये पूरा उपयोग को नहीं रोकता है भैया, ये केवल एटम बम ना बनाओ इसके लिए है। निगरानी करता है बहुत सारे देश के न्यूक्लियर रिएक्टर्स का कि आप उससे एटम बम तो नहीं बना रहे हैं। ये केवल सैनिक क्षेत्र के लिए है ना, एटम बम वगैरह। आप पता लगा कि आप बोल तो रहे हैं, आप तक जो है फ्यूल जो या रिएक्टर जो पहुंच रहा है, पता लगा आपने किसी देश से इनरिच्ड यूरेनियम या रिएक्टर ले रखा है और कह रहे हैं कि आप एनर्जी बना रहे हैं और आप बना एटम बम रहे हैं, तो इसको वही चेक करता है, ठीक है। तीसरा, चौथा, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट देता है। मतलब ये अपना रिपोर्ट हैंडल करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और नेशनल जनरल असेंबली। ये बिल्कुल सही है, ये इसका पार्ट नहीं रहते हुए अपनी रिपोर्ट इसी को देता है। ये बिल्कुल सही है, तीसरा वाला ध्यान में रखेंगे। एक बार इसको देख लेते हैं, इस पर क्या क्या है। पहली बात तो यह है कि यह जो है बेसिकली ये एक तरह से एटम का पीसफुल यूज के लिए, न्यूक्लियर का पीसफुल यूज के लिए ये संगठन को बनाया गया था 1957 में, ठीक है, जान लीजिएगा। और दूसरी बात यह भी आप जान लीजिए कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है, ऑस्ट्रिया में। ये अपना रिपोर्ट कहां देता है? यूनाइटेड नेशन असेंबली को देता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इन 1957 थ्रू इट्स बेसिकली और थ्रू इट्स ओन इंटरनेशनल ट्रीटी। अपना एक इंटरनेशनल ट्रीटी था इसका, उसके अंतर्गत में ये आया, ठीक है। ये कोई यूएन के रिजोल्यूशन से नहीं लाया गया या उसके अंतर्गत में नहीं लाया गया। यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि भारत में अभी आज के तारीख में यदि मैं आपसे कहूं तो में अभी लगभग 22 रिएक्टर एकदम चालू स्थिति में, और जिसमें से जो 14 रिएक्टर हैं वो IAEA की निगरानी में है। 22 में 14 बाकी नहीं है। बाकी से हम कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारे इस पर है, विवेक पर। अगले क्वेश्चन पर, द इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन होलोकॉस्ट एंड जेनोसाइड एजुकेशन IPHGE इज द इनिशिएटिव ऑफ होलोकॉस्ट और नरसंहार शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम IPHGE ये किसकी पहल है? सर्वाइवल इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट कमीशन, वॉच इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल या यूनेस्को? भैया ये यूनेस्को की है। असल में बच्चों को नरसंहार के बारे में समझाना, खासकर जर्मनी में जो होलोकॉस्ट हुआ, कैसे उन्होंने यहूदियों को मारा, आगे आज भी बहुत सारी चीजें हो रही है,
तो उसको शिक्षा देना कि बचपन से ही ये शिक्षा दिया जाए सभी देश में कि ये बुरी बात है, तो उसके बारे में एक प्रोग्राम चल रहा है, 2015 से चल रहा है बेसिकली, याद रखेंगे, और यूनेस्को के द्वारा, और ये बेसिकली इसी के लिए है। यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखेंगे कि द इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन होलोकॉस्ट एंड जेनोसाइड एजुकेशन इज अ प्रोग्राम अंडरटेकन ज्वाइंटली बाय यूनेस्को तो है ही, लेकिन साथ में द यूनाइटेड स्टेट ऑफ होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम भी इसमें शामिल है, USHMM। देखिए आप जान लीजिएगा, ये दो चीज है इसमें। क्या है, द वर्ल्ड टू डेवलप लॉन्ग टर्म एजुकेशनल कल्चर एंड academic initiatives that can continue to institutionalize education about the Holocaust and genocide in their respective countries। मतलब ऐसे पढ़ाइए ताकि वो समझ सके इस सब बारे में, कल्चर उल्चर कुछ समझ ही सके, लेकिन वो जो बुरी चीजें नरसंहार वगैरह होती है उसके बारे में भी उनको जानकारी होनी चाहिए, इतिहास के बारे में वो समझ सके कि क्या क्या चीजें हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग G20 और द ग्रुप 20। G20 के बारे में एक बातें हैं, जरा देखा जाए। लाइक यूनाइटेड नेशन की तरह G20 डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट। मतलब संयुक्त राष्ट्र की तरह ही G20 का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। बिल्कुल गलत। संयुक्त राष्ट्र संघ का तो है ही न्यूयॉर्क में सेक्रेटेरिएट, G20 का नहीं है कोई भी सेक्रेटेरिएट। ये लाइन बिल्कुल गलत है। अगला, G20 मेंबर रिप्रेजेंट अराउंड 85% of the global GDP and about 2/3 of the world's population। यानी G20 के सदस्य वैश्विक सकल उत्पाद का GDP का लगभग 85% है, और दुनिया के लगभग 2/3 से ज्यादा लोग जनसंख्या का ये क्या करते हैं, हाँ बिल्कुल प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड वाला सही है, और सॉरी सेकंड वाला सही है, सेकंड वाला सही है। थर्ड वाले पर आइए। The G20 presidency is responsible for the bringing together G20 agenda and organizing its work and hosting summit। मतलब G20 प्रेसिडेंसी जो होती है, जिसके पास से प्रेसिडेंसी गया, जैसे भारत के पास अभी था, G20 एजेंडा का एक साथ लाना इनका काम है। इसके कामकाज का व्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदारी भी इसी की है, और शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना भी इसी का काम है। जिसको भी अध्यक्षता दिया जाएगा वही हर काम करेगा, सेक्रेटेरिएट इसके लिए नहीं बना हुआ। वही क्या करेगा, एजेंडा को लेकर के आएगा, सारे काम को व्यवस्थित करेगा और शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये बिल्कुल सही है। अगला है, ऑल द मेंबर ऑफ द आसियान, यानी 10 देश जो है आसियान में, इज द मेंबर ऑफ G20। ये बिल्कुल गलत है। तीसरा सही है, दूसरा सही है, 1 और 4 बिल्कुल गलत है, ध्यान रखेंगे। देखिए G20 जो कंट्री, G20 जो है ये बेसिकली आपको पता होगा कि इसमें 19 देश हैं, जैसे कि अर्जेंटीना 1, ऑस्ट्रेलिया 2, ब्राजील 3, कनाडा 4, चाइना 5, फ्रांस 6, जर्मनी 7, इंडिया 8, इंडोनेशिया 9, इटली 10, जापान 11, कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया 12, मैक्सिको 13, रसिया 14, सऊदी अरब 15, साउथ अफ्रीका 16, टर्की 17, यूनाइटेड किंगडम 18, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 19। लेकिन साथ ही साथ इसमें यूरोपियन यूनियन और इस बार अफ्रीकन यूनियन भी आ गया है। तो अब G20 में यदि मेंबर की संख्या कही जाए तो 21 हो गया, जिसमें से 19 कंट्री है और 2 ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि 85% ऑफ ग्लोबल GDP है, और 75% मतलब 1/3 पॉपुलेशन को ये कवर करता है। इस बात को भी आप जान लें। आपको पता होगा कि ये अपना एनुअल सबमिट करता है हर साल, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल में दिसंबर 1 2002 से लेकर के नवंबर 2023 तक भारत के पास इसकी मेजबानी रही, भारत इसका अध्यक्ष रहा, और उसी के तत्वाधान में सारे काम हुए, सेक्रेटेरिएट होता नहीं है। ठीक है, यहां पर कुछ बातें और भी जान लीजिए। वह यह है कि 19 सितंबर 1999 को 24 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी, माना जा सकता है G20 की। लेकिन 2008 से इसकी बैठक, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, उसकी लगातार सबमिट हो रहा है 2008 से। पहले शुरुआत में साल में 2 बार होता था, लेकिन अब साल में सिर्फ 1 बार होता है। इस बात को भी आप समझ सकते हैं। यहां पर एक बात और भी जान लीजिए, वह यह है कि अगला जो जी सम्मेलन होने वाला है वह ब्राजील में होने वाला है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Consider the following statement regarding the Compact of Free
एसोसिएशन कोफा, कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन यानी कोफा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है द कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन यानी कोफा इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन द यूएस एंड द ऑल ऑफ द पैसिफिक आइलैंड स्टेट। ठीक है, यानी कोफा में जो कॉम्पैक्ट ऑफ द एसोसिएशन जो है अमेरिका, कॉम्पैक्ट ऑफ द फ्री एसोसिएशन में अमेरिका और सभी जितने भी पैसिफिक ओशियन के जो द्वीप हैं उनके बीच क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। तो ये बिल्कुल गलत है, केवल 3 के बीच में। दूसरा पॉइंट, द कोफा अलाउ द यूएस बेस्ड ट्रूप इन एक्सचेंज फॉर द इकोनॉमिकल एंड मिग्रेटरी बेनिफिट्स, मतलब कोफा अमेरिका को आर्थिक और प्रवासीय लाभों के बदले में सेना को तैनात करने की अनुमति देता है। मतलब उन देशों से आप कुछ पैसे से आप हेल्प कर दें, उन देशों के नागरिकों को अपने यहाँ आने दें और उसके बिहाफ पे हम आपके आइलैंड का यूज मिलिट्री पर्पस के लिए करेंगे, वहां अपने मिलिट्रीज को तैनात करेंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्या है देख लीजिए, आप देख लेते हैं इसमें क्या है। पहला बात, कोफा जो है बेसिकली ये एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है यूएस और 3 पैसिफिक आइलैंड के बीच में, मैक्रोनेशिया, पालू और मार्शल आइलैंड के बीच। ठीक है, इन तीनों के बीच में, जरूर इनको देख करके आप देखिएगा यहां पर। बाकी म्यूचुअल बेनिफिट्स पर है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, वो इसमें चलेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, यहां पर देखते हैं, ताइवान और चाइना के बीच लगातार रस्साकसी हो रहा है, तो आपको इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया डज नॉट हैव द फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान। क्या यह सही है कि भारत ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं रखता है? मतलब हमारे देश में उनकी एम्बेसी हो, वहां पर एक उनका राजदूत हो, उनके देश में हमारी एक एम्बेसी हो और हमारा एक राजदूत वहां पर हो, तो ऐसा क्या नहीं है? बिल्कुल सच बात है, नहीं है। दूसरा, while following the one China policy, India has established India Tapi Association, Tapai Association in Tapai for diplomatic exchange। मतलब वन चाइना नीति का पालन करते हुए, मतलब भारत कहीं ना कहीं वन चाइना नीति का मतलब इसमें चाइना यह मानता है कि तिब्बत और ताइवान उसका पार्ट है। ठीक है, तो भारत वन चाइना पॉलिसी का पालन करते हुए भारत ने राजनयिक व्यस्तताओं के लिए ताइपे में भारत ताइपे एसोसिएशन की स्थापना की है। मतलब हमने कोई एम्बेसी नहीं स्टेब्लिश किया है, उसकी जगह पर क्या कर दिया है, भारत ताइपे एसोसिएशन किया, वहीं पर वही सारा काम डील करता है, क्या कहता है, ऑफिशियल वर्क। अगला, ताइवान स्ट्रेट इज द नैरो बॉडी ऑफ द वाटर दैट सेपरेट द ताइवान फ्रॉम द मेनलैंड ऑफ चाइना। बिल्कुल सही बात है। जो ताइवान जलमरु मध्य है, वह क्या है, एक संकीर्ण नैरो है जो क्या करता है, जैसे ये चाइना है और ये ताइवान है, तो इसके बीच में जो जल संधि है वो क्या है, उसका नाम क्या है, उसी का तो नाम है ताइवान जलमरु मध्य, जिसको कई बार फॉर्मोसा स्ट्रेट भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, फॉर्मोसा स्ट्रेट आएगा तो इस बात को गड़बड़ नहीं करके आप लोग आएंगे आगे। बिल्कुल सही बात है, इंडिया डज नॉट हैव द फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान येट, आज तक नहीं है। दूसरा, while following the one China policy, India has office in Taipei, डिप्लोमेटिक काम के लिए, फंक्शन के लिए, जिसको हमने कहा ITA, इसमें सीनियर डिप्लोमेट्स होते हैं। ताइवान ने भी क्या किया हुआ है, एक इकोनॉमिक कल्चर सेंटर बना रखा है, कहां पर, नई दिल्ली में, और ये दोनों चीज 95 से हुए हैं। मतलब ताइवान ने भी ताइपाई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर भारत ने बना रखा है, जो भारत में उसके कामों को देख रेख करता है। एम्बेसी नहीं बना रखा है, छुप छुपा के काम हो रहा है। और ये दोनों ही जगह, भारत और ताइवान दोनों जगह 1995 में स्टेब्लिश हुआ था, इसको भी ध्यान रखें। आगे अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, आसियान। आज दक्षिण पूर्व एशिया संगठन जो है, मतलब आसियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन आसियान के मूल सिद्धांतों में से एक, मतलब आसियान ने फॉलो किया है यूएन के चार्टर को, मतलब उसमें उसका जो आसियान में जो कुछ लिखा होगा चार्टर में, वो उस यूएन के चार्टर में जो लिखा है उससे बहुत सारा चीज वो लिया है। तो बिल्कुल सही बात है, लिया है, उन सिद्धांतों को मानता है। दूसरा, भारत आसियान +6
समूह वाला हिस्सा नहीं है। मतलब भारत जो है, इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ आसियान +6 ग्रुप, ये बिल्कुल गलत है, भारत है पार्ट। तीसरा पर आते हैं, इंडिया हैज साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद आसियान, बिल्कुल सही बात है, 1 और 3 इसका उत्तर है। अभी अभी आपको मैंने हाल ही में कहा कि भारत ने बाकायदा साइन किया हुआ है कि हाँ, आगे देखिए, तो भारत ने साइन किया हुआ, अभी आपको पता ही था, मैंने बता दिया 2025 तक लाना है। देखिए, ASEAN core principle include regional cooperation in various fields, promotion of regional peace, stability, adherence to the principle of United Nations Charter। मतलब यह रीजनल पीस की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है, यही तो यूएन चार्टर में है। दूसरा बात, भारत आसियान +6 ग्रुप का मेंबर है। इसमें कौन कौन देश है आसियान +6 में? जापान है, साउथ कोरिया 2, न्यूजीलैंड 3, ऑस्ट्रेलिया 4, चाइना 5 और भारत 6। तो आप समझ सकते हैं कि 6 हो गया। और इस आसियान और भारत के बीच में हो चुका है, ट्रेड साइन हो चुका है, फ्री ट्रेड 10 में साइन हो चुका है, और माना जाता है कि यह 20 और 21 के बीच में इसका ग्रोथ थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि कोविड आ गया था, इस कारण से थोड़ा सा स्लो आउट हुआ है। आप इस बात को जान रहे हैं। चलिए अब फिर से मिलते हैं, एक नए वीडियो में फिर से मिलेंगे, और जो साल भरों का आपको जो एक तरह से कहा जाए जो करंट अफेयर है इंटरनेशनल रिलेशनशिप से जो क्वेश्चन आ सकते हैं, उस पर फिर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।